एक नए चैनल को आप लोगों का जो प्यार मिला, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज़ 200 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को जो व्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आप लोग का जो प्यार मिल रहा है। एंड रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया हुआ था, तो उसमें मैंने पूछा था कि आप लोग मेरे सारे बाइक्स का लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हैं क्या। तो 99% लोगों ने बोला कि हाँ। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। इस बार मैंने सोचा था अपनी R3 का बनाऊंगा, तो आज मैंने सुबह उसको साफ़ सफाई की उसकी पूरी तरीके से। तो आज मैं R3 पे बनाने वाला हूँ। एंड अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड डू हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, मैं वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड मैं फेसबुक थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, बट इंस्टाग्राम में मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। थिंग्स वॉन्ट ऑल शुगर कोटेड फॉर मी बिकॉज गाड़ी आने के 2.5 साल तक सब कुछ बढ़िया चला, स्मूथली चला, मैं राइड्स पे जाने लगा। आई वॉज ऑल इंटू मोटरसाइकिलिंग R3 के आने के बाद। फिर उससे पहले R3 के पहले भैया ने एक स्ट्रीट 750 भी खरीदी थी, हार्ली डेविडसन की। देन R3 के आने के 1 साल बाद हम लोगों ने शायद 1 साल बाद ही हम लोगों ने डुकाटी 959 पानीगाले खरीदी, उड़ीसा की पहली थी। उन 2 बाइक्स पे मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। दैट्स एक्चुअली अ स्टोरी थिंग बिकॉज जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2017 में, तो भैया ने चिढ़ के दोनों गाड़ियाँ बेच दी। उस एक्सीडेंट के बाद से ही सारी चीज़ें बदल गई थी बिकॉज ऑल माई बाइक्स वर सोल्ड एंड आई वॉज ओनली लेफ्ट विथ माई R3। गाड़ियाँ भी सारी गराज में पड़ी रही, चलाया नहीं मैंने। तो घर पे सब बोलने लगे कि बेच देते हैं, R3 भी बेच देते, बट आई रेजिस्टेड बिकॉज डील्स भी काफ़ी आए मुझे, बट मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं बेचनी है। इनफैक्ट एक डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था, मैंने कैंसिल करवाया कि नहीं, मैं नहीं बेच रहा मेरी गाड़ी, बिकॉज माई बेबी इज़ लकी फॉर मी, इट्स वेरी लकी। एंड R3 इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इट्स बीन टू सो मैनी राइड्स। ओडिशा के टॉप 2 पीक्स पे मेरी बाइक जा चुकी है। आई हैव स्केल्ड माउंटेन्स, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, तो मैं वो गाड़ी बेचना नहीं चाहता था। आई स्टिल हैव दैट मोटरसाइकिल विथ मी। इट्स बिन मोर देन 4 years 8 months ऑन सम डेज। इश्यूज़ आए थे, रिकॉल इशू थे पहले लॉट के गाड़ी के, उसके बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। बट माई बाइक इज़ नॉट दैट बैड, जो जितना लोग सोचते थे कि यार उस प्राइस पॉइंट में हमें और अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, बट नहीं। जिसके पास R3 है उसे पता है वो गाड़ी कितनी प्यारी है। एंड आई नेवर मैं अगर एक बाइक ख़रीदता हूँ, आई लिव विथ माई डिसीजन, नो मैटर हाउ बैड द क्रिटिक्स आर। रिव्यूज़ वाले बोलते हैं कि गाड़ी ख़राब है, ये है वो है, मैं सुनता नहीं। अगर मैं गाड़ी लाता हूँ, आई एन्जॉय इट। इवन इफ मुझे एक पॉइंट पर अगर बुरी भी लगती है, आई एन्जॉय इट, सो इट डजेंट मैटर। मेरी गाड़ी 4 साल के ऊपर हो चुकी है, मक्खन की तरह चलती है, कसम से बोल रहा हूँ, एकदम मक्खन। आज फिर से मेरा दोस्त मुझे हेल्प करने वाला है शूट के लिए, बिकॉज ही हेल्प मी टेक पिक्चर्स फॉर माई थंबनेल्स एंड ऑल। तो आज हम अभी जाएंगे, उसे पिक करके निकलेंगे वीडियो बनाने के लिए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा चलता हूँ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर प्रोज की बात करने जाओ तो गाड़ी में इतनी खूबियाँ हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं स्टार्ट करने जाऊँ, कंफर्ट, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था इंटरसेप्टर का कि गाड़ी 60-70 किलोमीटर तक अगर जाती है उसके बाद इट स्टार्ट्स टू हर्ट बिकॉज ऑफ द नैरो सीट। और हाँ, अगर आपने मेरी इंटरसेप्टर की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं ऐड कर दूँगा बैनर पे, आप देख लेना। एंड कमिंग बैक, तो इसकी सीट अगर देखा जाए तो कंफर्टेबल है। इसका आप देख सकते हैं प्रोफाइल, यहाँ नैरो है, यहाँ ब्रॉड है, तो इस वाइड प्रोफाइल की वजह से मुझे एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। एंड येस, एज इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर, तो आई कैन मंच माइल्स ईजिली। मैं इजीली इस गाड़ी में 120-130 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में जा सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज़। नो बैक पेन, नथिंग, आराम से आप कर सकते हो। एंड सस्पेंशन को आप अगर थोड़ा सा अगर प्रीलोड बम्प करते हो तो यू माइट फील दैट, बट अगर पीछे लगेज बंधा हुआ हो एंड आप अगर टूरिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता। एंड
पावर बैंड के बारे में बात करने जो, द बाइक हैज़ अ रेड लाइन ऑफ 13,000 RPM, बट द बाइक एक्चुअली स्टार्ट्स टू पुल आफ्टर 7,000 RPM। मिड रेंज इसका काफ़ी पंची है, 7,000 के बाद गाड़ी खींचती है, तो आपका एक्चुअल पावर फील होता है 7,000 के बाद। एंड 7,000 के नीचे जो पावर बैंड है, ऐसा मत सोचिए कि यू डोंट हैव एनी जूस, बट नहीं, ऐसा नहीं है। द पावर बिलो 7,000 RPM इज़ डिसेंट इनफ फॉर योर सिटी ग्राइंड्स। अगर आप सिटी में जा रहे हैं ट्रैफिक मैन्यूवरिंग के लिए, दैट बाइक इज़ नॉट जर्की। मेरे को इंटरसेप्टर में थोड़ा जर्क फील होता था, मैंने बहुत सारी बाइक्स देखी जर्की हो जाता है, बट इसका इतना जर्क्स नहीं है। इट्स एन एवरीडे मोटरसाइकिल फॉर मी। जब मेरे पास इंटरसेप्टर नहीं थी तो यही गाड़ी थी जो मैं जिसको रोज़ लेके घूमता था। एज आई सेड, द पावर बैंड इज़ वेरी लीनियंट। ऐसा मत सोचिए कि द पावर टेपर्स ऑफ एट द टॉप एंड, बट नो, द बाइक स्टिल पुल्स। 13,000 RPM पे आने के बाद भी द बाइक कीप्स पुलिंग। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द यामाहा इंजन। 320 cc की बाइक है एंड आप सोचते हो कि 41 bhp है, गाड़ी क्या ओवर हीट करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी आज तक मेरी कभी ओवर हीट हुई नहीं है। हाँ, एक इंस्टेंस था जब मैं बर्नआउट कर रहा था तब ओवर हीट हुआ था। एंड ओवर हीटिंग एज इन ऐसा नहीं कि सारे हीट मीटर के बार्स फुल हो गए थे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप रेगुलर राइड कर रहे हो तो 3 बार तक हीट मीटर उठता है, उसके बाद इट स्टेज देयर, उसके बाद ये ओवर हीट नहीं होता है। इवन आफ्टर कांस्टेंट अब्यूज़ गाड़ी ओवर हीट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बहुत टाइम तक अगर आप बर्नआउट करते हो तो शायद से 4 बार या फिर 5 बार तक हीट जाता है। मेरा आज तक कभी 5 बार तक गया नहीं है, फॉर्चुनेटली। एंड विंड प्रोटेक्शन पे जाऊँ तो इट हैज़ डिसेंट अमाउंट ऑफ विंड प्रोटेक्शन, नो बफेटिंग, नथिंग। एंड आप देख सकते हैं अगर इसका ये जो टैंक है इट्स स्लोपिंग हियर, सो इफ़ मैं यहाँ पर आराम से अगर टक करता हूँ तो इट प्रोवाइड्स मी डिसेंट विंड प्रोटेक्शन एंड नो बफेटिंग एज आई सेड, बिकॉज इस स्लोप की वजह से आपका हेलमेट आराम से टक इन हो सकता है एंड यू गेट लाइक गुड अमाउंट ऑफ विंड प्रोटेक्शन। एंड एज इट्स लो सीट, it's around 780 mm, तो you sit inside the motorcycle rather than sitting on top of it, तो steering the bike is easy, it's comfortable, and आप नो अगर आप आपकी शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता बिकॉज यू आर नॉट ऑन टॉप ऑफ द मोटरसाइकिल, यू आर सिटिंग इनसाइड द मोटरसाइकिल, सो टर्निंग इन इज़ ईजी, आपके शोल्डर पे प्रेशर नहीं पड़ता एंड आप बहुत कंफर्टेबली इसको राइड कर सकते हो। एंड इसका नाम ही इट्स इन द कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स टूरर, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस बाइक को लेके। एंड माइलेज की बात करने जाऊँ तो इट रिटर्न्स मी एन एवरेज ऑफ, इट यूज़ टू रिटर्न मी एन एवरेज ऑफ 25, बट ऐसा जब भी मैं ज़्यादा नहीं चला पाता तो अभी मुझे 22-23 देती है। बट येस, इफ़ कॉन्स्टेंटली इफ़ यू कीप राइडिंग मेरे को आराम से 25 मिल जाती है। एंड लॉन्ग टूर्स के टाइम में आई गेट अ माइलेज ऑफ अराउंड 27-28। मैंने देखा है लोगों का 30-33 देता है, डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल ऑफ राइडिंग। मैं एक्चुअली आई कीप रेड लाइनिंग में मोटरसाइकिल, तो जिसकी वजह से मुझे माइलेज 30 क्रॉस नहीं करती, इट स्टेज विद इन द बैंड ऑफ 30, 28, 29 ऐसे मिल जाती है मुझे माइलेज। बाइक के सस्पेंशन सेटअप का बात करने जाऊँ तो इट्स ट्यून अकॉर्डिंग टू अ स्पोर्ट्स टूरर, तो आपको थोड़ा स्टिफनेस मिलता है बट इट्स नॉट बोन जारिंग स्टिफनेस, इट्स वेरी कंफर्टेबल। इंटरसेप्टर इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, इफ़ मैं कंपेयर करने जाऊँ it's a little bit on the stiffer side but not as stiff as a RC390 or a Duke, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टिफ नहीं है। अभी चीज़ यह है कि एज सच इट्स नॉट स्टिफ, आपको जब आप ट्विस्टीज़ में जाते हैं कॉर्नरिंग करने के लिए तो आपको वहाँ प्रॉब्लम होगा। आई विल कम टू दैट लेटर, हाउ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम, आई विल कम टू दैट लेटर। तो कम सस्पेंशन सेटअप फॉर डेली कम्यूट एंड फॉर लॉन्ग टूरिंग इट्स वेरी गुड, सस्पेंशन सेटअप इज़ अमेजिंग। एंड स्पीड की बात करने जाऊँ तो आज तक मेरी टॉप स्पीड इस बाइक पर ही, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट आई हैव डन 195 km/h। दिस बाइक इज़ वेरी वेल केपेबल ऑफ स्पीड नॉर्थ ऑफ 190 km/h। एंड RCs KTM की बाइक्स में यूजुअली आपका स्पीड लिमिटर रहता है, तो एट 160, ड्यूक में 130-133 अराउंड एंड 390s में 160 अराउंड द स्पीड लिमिटर किक्स इन एंड आप उसके आगे जा नहीं सकते। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट keep on going and going and going, and with an ECU flash this bike can do well over 200 km/h। ECU flash is a different story, हमें उसमें अभी घुसना नहीं है, फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। इफ़ ब्रेकिंग की बात करने जाए तो these bikes are getting conventional rubber hose but brake fade zero, आज तक नहीं है। the lever will pull in, सिर्फ इतना ही, इसके आगे मेरा ब्रेक फेड कभी नहीं हुआ। The lever comes till here and it stays there and the bite is precise,
जो यूजुअली यामाहा की बिग बाइक्स में जो फील होता है ब्रेक फेड एंड ऑल नहीं है, यामाहा की छोटी बाइक्स में नहीं है। आई कैन हैप्पीली से दैट मेरे R15 में भी ब्रेक फेड नहीं है। बट यस, ट्रैक अब यूज़ करने पे R15 का भी रबर होस्ट था बोल के ब्रेक फेड होता था, मैंने बोला है मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में। बट अगर आप सिटी कम्यूट कर रहे हैं तो आपका ब्रेक फेड कभी नहीं होने वाला। आई कैन हैप्पीली इन्फॉर्म यू दैट कि अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आपका ब्रेक फेड नहीं होने वाला, तो डोंट वरी अबाउट दैट। रोड बाइक्स पे अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हैं, टूरिंग कर रहे हैं, तो ब्रेक फेड का चिंता नहीं करिए। एंड पैड्स भी इसके काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, स्टॉक पैड्स आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मैंने चेंज किए थे ब्रेक पैड्स अराउंड 15,000 किलोमीटर्स पे, 18,000 किलोमीटर्स के आसपास मैंने ब्रेक पैड चेंज किए थे। आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली, सो या येस, माई ओनली कंप्लेन वुड बी ABS। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द कॉन्स। मैंने जैसे सस्पेंशन का बोला था कि इट्स टू सॉफ्ट, well it's out of the box when it comes out of the showroom it's very soft, but to fix it you need to bump the preload। वो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये डायल, इसको डीलरशिप वालों को अगर आप बोलते हैं लाइक सर्विस सेंटर वालों को, they'll bump it up for you। तो उसके बाद the rear suspension gets stiffer। फ्रंट सस्पेंशन का आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट का कुछ ऑप्शन नहीं है। तो टू मेक इट अ लिटिल बिट स्टिफर you can use high viscosity suspension oil, a heavy one, to make it a little bit stiffer and more responsive। अगर आपको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्स चाहिए फ्रंट एंड से तो यू कैन डू इज गेट अ क्लिप-ऑन्स एंड यहाँ पर आप रेयर सेट्स लगवा सकते हैं पीछे की तरफ। यूजुअली अली एक्सप्रेस में ब्रैकेट्स मिलते हैं रेयर सेट्स के, आप रेयर सेट्स लगा सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप लाइक 20-15 mm यहाँ पर टू गेट अ रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड। सस्पेंशन के बाद अगर हम आते हैं गाड़ी के टायर्स के तरफ, मेरे में लगे हैं पायलट स्ट्रीट रेडियल्स। दीज टायर्स हैव डन अराउंड आई गेस 16,000 किलोमीटर्स, द रेयर वंस। सामने के ब्रांड न्यू हैं अभी तक। दीज आर मेरा पूरा सेट पायलट स्ट्रीट रेडियल का लगा। द अर्लियर टायर यूज वर ऑफ साइज ऑफ 110 एट द फ्रंट, 110 प्रोफाइल, एंड पीछे वाले थे 140। मैंने चेंज करके 120/150 कर दिए हैं, पीछे का 150 आगे का 120। टायर्स पहले MRF के आते थे, अभी तो आपको मेटजेलर आ रहे हैं शायद से, मुझे याद नहीं है ढंग से। एंड बट या आई हैव चेंज देम फ्रॉम MRF टू मिशलिन्स। रीज़न बीइंग आई स्विच टू मिशलिन, नॉट पिरेली और मेटजेलर, इज मिशलिन हैज़ ग्रेट वेट ग्रिप कंपैरिजन टू अदर बाइक्स। इट हैज़ ग्रेट वेट ग्रिप, ग्रेट माइलेज, बिकॉज मैं पहले टूर करता था, मुझे टूरिंग के लिए टूरिंग स्पेक टायर चाहिए था एंड दीज आर द बेस्ट। स्पोर्टीनेस एंड टूरिंग कैपेबिलिटी इस टायर की अमेजिंग है। फॉर स्मॉलर बाइक्स दीज आर द बेस्ट टायर्स। वेट ग्रिप अमेजिंग है, मैंने खुद चलाया हुआ बारिश में, बहुत सारे राइड्स पे मैं बारिश पे लेके गया था एंड ऑफ रोडिंग के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज तक एक पंचर नहीं है टायर में। वाइडर प्रोफाइल मैंने लगाया ताकि मुझे रेस्पॉन्सिव, मेरा गाड़ी का फीडबैक बढ़ जाए, रेस्पॉन्सिव फील हो गाड़ी एंड ग्रिप ज़्यादा मिले मुझे। रिकॉल इशू पे अगर मैं आने जाऊँ तो फर्स्ट लॉट के मोटरसाइकिल्स के जो रिकॉल इश्यूज़ थे, पहला था आपका जो लॉक सेट होता था उसका इशू। गाड़ी रिकॉल होने से पहले ही मेरा लॉक सेट इशू आ गया था सामने। अकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ मी मेनी अदर ओनर्स ऑफ R3 ऑल ओवर इंडिया वर सफरिंग फ्रॉम दैट। गाड़ी बंद हो जा रहा था, स्टॉल कर जा रहा था, गाड़ी ऑन नहीं होता था बिकॉज जो लॉक सेट है, ये जो लॉक सेट है यहाँ पर अंदर की तरफ जो इसका जो धूल जम जा रहा था जिसकी वजह से पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता था एंड इट यूज टू कट ऑफ। उसका ट्रबल शूट जब करने गया तो कुछ मुझे नहीं मिला, गाड़ी वारंटी पीरियड में थी, तो चलो मेरा लॉक सेट चेंज हो गया। यूजुअली लॉक सेट 4,500-5 हज़ार का आता है, तो मेरा फ्री में रिप्लेस हो गया। जैसे ही मेरा लॉक सेट रिप्लेस होता है उसके 1 महीने बाद मुझे खबर आती है कि सर योर बाइक इज़ ड्यू फॉर अ रिकॉल, प्लीज़ कम एंड गेट इट चेंज। तो मेरा लॉक सेट के अंदर का जो सॉकेट्स होता है वो सब चेंज हुआ, बड़े बड़े सॉकेट्स लगे ताकि धूल ना जमे। एंड सेकेंड इशू वॉज समथिंग रिगार्डिंग द कूलेंट पाइप। तो कूलेंट पाइप का मेरा रिप्लेसमेंट हुआ एंड फ्री क्लच प्लेट रिप्लेसमेंट हुआ, वो उसी में इंक्लूडेड था। माई क्लच नेवर गॉट फ्राइड, तो फ्री क्लच रिप्लेसमेंट एट अराउंड 17,000 किलोमीटर्स, तो माई क्लच इज स्टिल ब्रांड न्यू। एंड मैं व्हीलीज़ बहुत ज़्यादा मारता था, एक्सीडेंट के बाद तो बंद हो गया, वो अलग बात है। सो या आई यूज्ड टू पुल अ लॉट ऑफ व्हीलीज़, तो उसकी वजह से मेरा स्प्रॉकेट ख़राब हो गया था, आगे के पीछे के दोनों स्प्रॉकेट ख़राब हुए, तो आई हैड टू चेंज माई चेन स्प्रॉकेट्स। तो उसका एक लंबा फटका लगा। एंड एक यामाहा का जन्म दोष है, वो है रेक्टिफायर इशू।
अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा दिनों तक बंद रह जाती है तो रेक्टिफायर प्रॉब्लम होता है। मैंने बैटरी चेंज कराई, सारे ट्रबल शूट करने के बाद भी नहीं हो रहा था, बट इवेंचुअली आई रियलाइज इट्स द रेक्टिफायर इशू। जब मैं ट्रैक पे गया, मेरी R3 का सेम R15 का जब सेम प्रॉब्लम हुआ, तब आई रियलाइज इट्स द रेक्टिफायर इशू। एंड देन जब मैं शोरूम में चेक कराने गया तो बोला कि सर आपका रेक्टिफायर प्रॉब्लम है, विल गेट इट फिक्स्ड। आई थिंक माई बाइक इज स्टिल स्टॉक, आई हैवंट चेंज्ड एनीथिंग येट। Yeah, in future I do plan on making a lot of mods on this motorcycle, but for now this bike is gonna remain in stock version and I'm gonna ride it like this. I guess that's all for today, and आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना, एंड बेल आइकन दबा देना, एंड लाइक भी कर देना, एंड पसंद आए तो शेयर कर देना, एंड डू ड्रॉप अ कमेंट। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, एंड सारे वीडियोज़ के लिंक्स बैनर में। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो स्टे नोटिफाइड। बाय।